नमस्कार मित्रों, मेरे साथ फिर से YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मगध महाजनपद के अगले चरण को पढ़ने जा रहे हैं और मगध महाजनपद में जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैशुनाग वंश या शिशुनाग वंश जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हम नंदवंश पढ़ेंगे। ठीक है, दो राजवंशों को आज हम पढ़ने वाले हैं, शैशुनाग वंश और नंदवंश। अब तक मैंने आपको पढ़ाया था हर्यंक वंश को और मैंने आपको बताया था कि हर्यंक वंश का राजा था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद हुआ अजातशत्रु। थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ। बिंबिसार ने अंग को जीता था और काशी का राजस्व इसको दहेज में मिलने लगा था। इसके बाद इसका बेटा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी को पूरी तरह अपने राज्य में मिलाया, वज्जी को अपने राज्य में मिलाया, वज्जी के साथ साथ मल्ल भी उसके राज्य में मिल गया था। ठीक है, और अंग इसके क्षेत्र में था ही। उसके बाद राजा बना उदयन और उसके बाद नागदर्शक। जब नागदर्शक शासक बना तो नागदर्शक के टाइम पर काशी का एक राज्यपाल था, काशी का राज्यपाल। इसके साथ ही वो नागदर्शक के दरबार में अमात्य था। अमात्य यानी कि हम कह सकते हैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है ऐसी एक पोस्ट होती थी अमात्य। तो अमात्य था और वही काशी का राज्यपाल भी था जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग था उसका नाम। उस शिशुनाग ने ही इस नागदर्शक की हत्या कर दी और इस शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि इसका ऐसा अजीब सा नाम क्यों पड़ा। तो ध्यान रखेंगे कि नाग एक वंश था, नागवंशी क्षत्रिय। नागवंशीय क्षत्रियों में ही हर्यंक वंश भी था और नागवंशीय क्षत्रियों में शिशुनाग वंश भी रहा, यानी ये दोनों ही नागवंशी रहे। देखें यहां पे शिशुनाग का नाम शिशुनाग इसलिए पड़ा कि ये नागवंशी था, इसलिए तो था ही, लेकिन नाग इसका नाम शिशुनाग इसलिए भी पड़ा था कि ये छोटा जब शिशु था, छोटा बालक था, तो इसकी जो रक्षा की थी वो नाग ने की। ये नाग द्वारा रक्षित होने के कारण क्या कहलाया था? शिशुनाग कहलाया था। देखो क्या कंडीशन थी, थोड़ा समझें। जो वज्जी महाजनपद है, मैंने आपको बताया था कि अजातशत्रु के समय ही किस में मिला लिया गया था? मगध में मिला लिया गया था। वज्जी को किसके समय मिला लिया गया? अजातशत्रु के समय मगध में मिला लिया गया। अच्छा, मिला लिया गया तो वज्जी इसके कंट्रोल में था। अब वज्जी का कोई राजा था, कोई छोटा मोटा राजा रहा होगा, उसके किसी नगरवधु के साथ संबंध थे। नगरवधु, वैश्या या गणिका, ये तीनों नाम आप याद रख सकते हैं। बुक्स में कोई भी नाम मिल सकता है, या तो नगरवधु या वैश्या या गणिका, इसके साथ संबंध थे वज्जी संघ के किसी ताकतवर राजवंश के किसी मेंबर के। ठीक है, और उस ताकतवर राजवंश का मेंबर जो था, उस नगरवधु और उसका जो संतान हुई, वो संतान उन्होंने जंगल में फेंक दी। ठीक है, आज भी देखते हैं छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को पैदा करने के बाद बहुत सारे लोग झाड़ियों में फेंक जाते हैं। वही सीन उस समय भी हुआ और वो जो बालक था उसकी रक्षा एक नाग ने की, इसलिए उसका नाम पड़ा था शिशुनाग। क्या पड़ा? नाम शिशुनाग। क्योंकि उसके रगों में जो खून था वो एक राजवंश के व्यक्ति का था, वो बड़ा योग्य हुआ और योग्य होने के साथ साथ वह काशी का राज्यपाल बना दिया गया। किसके समय? नागदर्शक के समय, जो हर्यंक वंश का एक शासक था, उसके समय उसे काशी का राज्यपाल बना दिया जाता है और वह मगध के राज दरबार में अमात्य के पद तक पहुंच जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अवंती के जो राजा था, उस अवंती के राजा ने मगध के साथ वैमनस्य जो पहले से चल रहा था उसको बढ़ाया और इस शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण कर दिया और अवंती को अपने राज्य में मिला लिया, यानी मगध में मिला लिया। अब मगध की सीमा अवंती तक फैल गई। ये नागदर्शक जो था ये योग्य नहीं था, ये एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। चूंकि शिशुनाग ने अवंती को जीता था, इसलिए मगध की पूरी जनता ने यह पैरवी की कि शिशुनाग को ही वास्तविकता में राजा बनाया जाए। तो शिशुनाग ने इस नागदर्शक की हत्या कर दी थी
और शिशुनाग ने स्वयं मगध पर जो है अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से शिशुनाग जो एक नाग द्वारा रक्षित एक छोटा पुत्र था, एक छोटा बालक था, वो इस योग्य हुआ कि उसने मगध की सत्ता पर अधिकार किया और वह मगध का राजा बना। इस प्रकार से इस शैशुनाग वंश की स्थापना हुई। अब यहां पे दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहली जो मैं आपको कहानी बताई थी कि एक नगर वधु का यह पुत्र था, तो नगर वधु का पुत्र था इसलिए इसकी स्थिति मानी जाएगी शूद्र। अब पुराणों में इसका कोई विरोध नहीं किया गया, शिशुनाग का पुराणों में इसका कोई विरोध नहीं मिलता, तो इसलिए कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि अगर शिशुनाग एक शूद्र होता तो उस समय जो सत्ता थी वो मोस्टली ब्राह्मणों के परामर्श से क्षत्रियों को ही दी जाती थी, और अगर ये क्षत्रिय नहीं होता शिशुनाग तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण इसका विरोध करते और इसकी बुराई करते, लेकिन ब्राह्मणों ने इसकी कहीं भी बुराई नहीं की, तो इसका मतलब ये क्षत्रिय था। ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि जिस तथ्य का आधार हमें नहीं मिलेगा हम उसे नहीं मानेंगे। तो आप इस प्रकार से समझें कि शिशुनाग कोई शूद्र वंश का था और शिशुनाग ने इस पर मगध पर अधिकार किया था इस नागदर्शक नामक शासक को मार करके। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम इसको समझेंगे। देखें कि मगध के साथ साथ इसने जो अधिकार किया था वो अवंती पर भी इसका अधिकार होगा बच्चों। अवंती के साथ साथ इसका अधिकार अंग पर भी होगा। जो क्षेत्र मगध में थे उन पर तो होगा ही होगा कि मगध के पास अंग था, वज्जी था, काशी था, मल्ल था, और इधर अवंती को जब जीता तो अवंती का ही आश्रित राज्य था वत्स। जब अवंती राज्य में मिला तो वत्स भी किस में मिल गया? मगध में मिल गया। यानी अब मगध की सीमाएं कहां से कहां तक है? तो मगध की सीमा कहां से कहां तक फैली हुई है? इस प्रकार से फैली हुई है। यानी मगध की सीमा अब यहां पे गुजरात के भरूच बंदरगाह तक थी। कहां तक थी? इस भरूच बंदरगाह तक, जिसे वर्तमान में भड़ौच या भरूच कहा जाता है, इस बंदरगाह तक इसकी सीमाएं फैल गई। अब जब इसकी सीमाएं मगध की उधर गंगा घाटी से लेकर, गंगा नदी से लेकर और यहां तक फैल गई, तो इस भरूच बंदरगाह से ये विदेशों से व्यापारिक संबंध बनाने में सबल हो गया। अब मगध के व्यापारिक संबंध विदेशों से सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए। अब इनको किसी राजा को टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि इनका खुद का क्षेत्र था। तो मगध की उन्नति हो गई बहुत ज्यादा। यानी मगध अब क्या होने लगा? उन्नत होने लगा। किस माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। अब दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो शिशुनाग था वो किसका बेटा था? लिच्छवियों की कोई नगर वधु थी। लिच्छवियों की कोई क्या थी? नगर वधु थी, जो कहां रहती थी? वैशाली में। यानी शिशुनाग का जन्म कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। अब शिशुनाग को जब बड़ा होकर यह ज्ञान हुआ और जब वो ताकतवर हुआ तो उसने लिच्छवियों से बदला लेने की सोची, इसलिए उसने लिच्छवियों पर आक्रमण किया, लिच्छवियों को पराजित किया। हालांकि लिच्छवी पहले भी पराजित हो चुके थे अजातशत्रु के टाइम, लेकिन अब लिच्छवी दोबारा पावरफुल होने लगे थे अजातशत्रु के हारने के बाद। अजातशत्रु का तो मर गया, उसके बाद उदयन बना, नागदर्शक बना, तो लिच्छवी पुनः मजबूत हो गए। ठीक है, लेकिन शिशुनाग ने इन लिच्छवियों को पुनः पराजित किया। इनको पराजित किया और पराजित करके इनकी राजधानी वैशाली पर अधिकार कर लिया, और इसे अपनी राज्य की दूसरी राजधानी बना लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मगध की राजधानी वैशाली को किसने बनाया, तो शिशुनाग ने बनाया। इसे अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बना लिया। ठीक है, किसने बनाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग का जो शासनकाल हम देखने को मिलता है हमें, वो 412 से 394 ईस्वी तक मिलता है। यानी 6 साल यहां जिया और 12 साल यहां जिया, टोटल 18 साल का इसका शासन था। 18 साल शासन किया शिशुनाग ने। और शिशुनाग का कार्य क्या रहा तो समझेंगे। अवंती पर अधिकार किया, वत्स पर अधिकार किया, लिच्छवियों को पराजित कर वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसने किया? शिशुनाग ने किया। ठीक है, तो शिशुनाग एक पावरफुल शासक हुआ। शिशुनाग ने मगध की सीमाओं को काफी बड़े क्षेत्र तक फैला दिया था। ठीक है, तो इतना हम यहां पे समझेंगे। शिशुनाग के बाद राजा बना इसका बेटा काकवर्ण। कौन बना? शिशुनाग के बाद राजा बना इसका बेटा काकवर्ण। पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है और इसे कालाशोक भी कहा जाता है। तो कालाशोक या काकवर्ण एक ही व्यक्ति है और इसका शासनकाल 394 से और 366 ईस्वी तक देखने को मिलता है। ठीक है, काकवर्ण या कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक? 394 से 366। इसने क्या किया था
इसके समय 383 ईस्वी जब आई, ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व का जब समय आया तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को पूरे 100 वर्ष हो गए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 100 वर्ष पूरे हो गए 383 ईसा पूर्व में। तो इसने क्या किया, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। आपको मैं बता दूं, मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि पहली जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी, जो अजातशत्रु के समय हुई थी 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई, जो कहां पर आयोजित हुई थी? वैशाली में हुई। वैशाली वर्तमान में कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, लिच्छवियों का पहले केंद्र रहा था, लेकिन इसको राजधानी किसने बनाया था? शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जिससे वो लिच्छवियों पर नियंत्रण रख सके। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे कि वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई, और जब दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। 2016 की एक भर्ती थी राजस्थान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक की, जिसमें एसएस का एक एग्जाम हुआ था। उसमें पूछा गया था कि बौद्ध धर्म कौन सी संगीति में दो भागों में बटा था। तो ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में बौद्ध धर्म जो संगीति में बटा वो दूसरी में बटा। स्थायी रूप से बौद्ध धर्म बटा चौथी बौद्ध संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान दो भागों में बटा था। वो 78 ईस्वी में कनिष्क के समय आयोजित हुई थी, जिसमें नागार्जुन ने महायान शाखा को जन्म दिया था। लेकिन दूसरी जो बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई, इसमें भी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहली शाखा थी स्थविर और दूसरी शाखा थी महासांघिक। ये क्या है, थोड़ा समझें। स्थविर वे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म में कोई बदलाव हो, यानी जिस प्रकार से बौद्ध धर्म परंपरागत रूप से चल रहा था उसी प्रकार से बौद्ध धर्म चलता रहे। उस परंपरा को मानने वाले लोगों को कहा गया स्थविर। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता थी कि अगर बौद्ध धर्म ने अपने आप में कुछ परिवर्तन नहीं किया, यानी अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बौद्ध धर्म पिछड़ने लगेगा। इसलिए कुछ धर्म लोगों की मान्यता थी और वो लोग अलग विचारधारा रखते थे, कुछ परिवर्तनों को मान्यता देते थे। उन लोगों की जो शाखा थी वो महासांघिक कहलाई। हालांकि तीसरी बौद्ध संगीति में ये दोनों पुनः मिल गए थे। ठीक है, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति में पहली बार बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। यह चीज आप स्पष्ट कर लें। और स्थायी रूप से कब बटा बौद्ध धर्म अगर ऐसे पूछे तो चौथी बौद्ध संगीति में बटा। चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान शाखा को जन्म दिया नागार्जुन ने। ठीक है, बौद्ध संगीति जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से समझाऊंगा। बौद्ध धर्म जब पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया तरह से समझाऊंगा, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट कट करके निकल रहा हूं। देखें यहां, तो काकवर्ण या कालाशोक जो शासक हुआ उसने 383 में क्या किया? दूसरी बौद्ध संगीति का एक तो आयोजन करवाया। दूसरा, इस वैशाली को जो राजधानी से खत्म किया और अपनी राजधानी पुनः किसको बनाया? कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र एक सही जगह थी। पाटलिपुत्र दो नदियों के किनारे था, गंगा और सोन नदियों के किनारे। तो पाटलिपुत्र की सुरक्षा कौन करती थी? पाटलिपुत्र की सुरक्षा करती थी नदियां। ठीक है, वो नदियां उसके लिए सीमा का एक तरह से कह सकते हैं कि परिधि का काम करती थी, सुरक्षा का काम करती थी। इसलिए पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया? काकवर्ण या कालाशोक ने। तो कालाशोक का क्या था कि कालाशोक ने ये सब तो किया ही। कालाशोक के बाद इसके 10 बेटे हुए। कालाशोक के पुत्रों की संख्या कितनी थी? 10 पुत्र थे जो कालाशोक के बेटे थे। ठीक है, कालाशोक जो था ये अपनी राजधानी के करीब घूम रहा था, यानी पाटलिपुत्र में जब घूम रहा था तो इसकी हत्या कर दी गई। कालाशोक की हत्या जब ये पाटलिपुत्र के समीप घूम रहा था तो इसके गले में यहां पे छुरा भोंक दिया था और उससे कालाशोक की क्या हो गई? मृत्यु। छुरा घोंपकर। कहां घोंपा गया? गले में। तो किस शासक को गले में छुरा घोंपकर मारा गया? तो वो कालाशोक या काकवर्ण था। ठीक है, इसके 10 उत्तराधिकारी हुए और 10 उत्तराधिकारियों में जो सबसे अंतिम उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। कई इतिहासकारों ने इसे महानंदिन भी नाम दिया है। महानंदिन। जो भी रहा हो,
महानंदिन या नंदीवर्धन जो भी था। ठीक है, आप इतना याद रखें कि शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईस्वी तक रहा। शिशुनाग वंश का पहला राजा शिशुनाग हुआ, उसकी कहानी मैं बता चुका हूं। शिशुनाग के बाद काकवर्ण या कालाशोक शासक बना। कालाशोक ने राजधानी परिवर्तन किया क्योंकि शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था, इसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाए रखा। काकवर्ण ने 383 में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, स्थविर और महासंघ। स्थविर वे लोग थे जो बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं को ही जारी रखना चाहते थे, और महासंघिक वे थे जो बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं में थोड़ा परिवर्तन करना चाहते थे। ठीक है, इतना याद रखें। काकवर्ण की छुरा भोंककर राजधानी के समीप हत्या कर दी गई, यानी पाटलिपुत्र में मारा गया। अब यहां एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है, वो थोड़ा सा समझेंगे हम। क्या रहा सीन? ये था कि एक रानी थी, उस रानी का जो पति था वो वृद्ध था। कैसा था? वृद्ध। वृद्ध यानी बूढ़ा था। अब रानी के पास एक नाई था। रानी के यहां नाई था, और वो नाई बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बुद्धिमान था, जिससे रानी को क्या हो गया? प्रेम हो गया भाई। किससे? इस नाई से प्रेम हो गया। नाई जाति का था, सुंदर और बुद्धिमान था, तो इससे प्रेम हो गया, क्योंकि रानी का पति कैसा था? वृद्ध था। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब यहां होता क्या है कि इस पति का जो नाम था वो था काकवर्ण या कालाशोक। काकवर्ण या कालाशोक। और इस सुंदर और बुद्धिमान आदमी का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद या उग्रसेन। ठीक है, ये महापद्मनंद जो था, इसने रानी के कहने पर इस काकवर्ण की हत्या कर दी। अब चूंकि इसके 10 पुत्र थे, अब रानी जो थी वो अपने पुत्र को ही शासक बनाएगी, इसको तो नहीं बनाएगी, प्रेमी को। तो प्रेमी को शासक नहीं बनाया, पुत्रों को शासक बनाया। दूसरा, महापद्मनंद स्वयं शासक इसलिए नहीं बना कि प्रजा विद्रोह कर देती, और उन विद्रोहों को संभालना, और इसके अलावा जो इनके अधीन जो महत्वपूर्ण बड़े पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारी भी विद्रोह करते, क्योंकि एक शूद्र जाति के व्यक्ति को, इसे शूद्र ही कहेंगे, इस शूद्र जाति के व्यक्ति को राजा नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया? जो काकवर्ण या कालाशोक के पुत्र थे उनको शासक बना दिया। महापद्मनंद जो था ये इनका संरक्षक रहा। क्या रहा? संरक्षक। काशी इसने अपने कंट्रोल में कर लिया। काशी का ये खुद क्या बन गया? उपराज्यपाल बन गया, यानी वायसराय बन गया। ठीक है, इस तरह की इसकी पोस्ट हो गई थी। तो काकवर्ण यानी कालाशोक जो है वो 10 पुत्र थे, वो शासक बने। इनमें जो अंतिम शासक था उसका नाम मैंने अभी बताया था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन था। अब जब लगा महापद्मनंद को कि अब परिस्थितियां मेरे पूरी तरह कंट्रोल में है, पूरी तरह नियंत्रण में है, तो इसने क्या किया? रानी को भी मार दिया और इन 10 पुत्रों को मार दिया, नंदीवर्धन को मार दिया, और स्वयं क्या बन गया? मगध का राजा बन गया। ठीक है, कैसे बना तो समझें। एक रानी थी, काकवर्ण की पत्नी थी, वो इस नाई जाति के सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति महापद्मनंद से प्रेम करने लगी। महापद्मनंद ने उसके पति को, जो वृद्ध हो चुका था, काकवर्ण या कालाशोक को, राजधानी के समीप घूमते हुए के गर्दन में छुरा घोंपा, मार दिया। वो मर गया। खुद सत्ता हाथ में नहीं ली, बल्कि ये सत्ता को चलाने वाला बन गया। इनके बेटों को राजा बनाया इसने, काकवर्ण के, और स्वयं उनका संरक्षक बना रहा। जब इसे लगा कि परिस्थितियां नियंत्रण में हैं, तो इसने इनको भी मार दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस तरह से शिशुनाग वंश का अंत हुआ। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंत हो गया। अब राजा कौन बन गया? महापद्मनंद, और उसने नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था नंदवंश। नंद वंश, जिसका शासन है 344 से और 323 ईशा पूर्व। सॉरी, यहां पे भी ईशा पूर्व ही करना है हमको। ठीक है, ईशा पूर्व। नंदवंश का देखें तो नंदवंश का संस्थापक कौन हुआ? नंदवंश के संस्थापक का नाम था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद के कई सारे उपनाम मिलते हैं बच्चों, कई सारे उपनाम हैं इसके, जैसे
इसका नाम मिलेगा उग्रसेन। ठीक है, उग्रसेन के अलावा इसका नाम मिलेगा कली का पुत्र, कली का पुत्र। इसके अलावा इसे कहेंगे दूसरा भार्गव या दूसरा परशुराम। क्यों कहेंगे थोड़ा सा समझा दूंगा। इसके अलावा इसे कहते हैं सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। थोड़ा समझेंगे कि महापद्मनंद एक शूद्र जाति का व्यक्ति था और शूद्र जाति का व्यक्ति होने के कारण जो है इसको थोड़ी प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में शासन करने में, लेकिन ये बहुत ही धनवान था, कंजूस था, यानी पैसा खर्च करता नहीं था और वैसे बहुत पैसे वाला था, इसलिए इसको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली। इस तरह से इसने एक बड़े राज्य को बनाया था, इस धन का उपयोग करके इसने बड़े राज्य को बनाया था और एक नई उपाधि धारण की थी जो एकराट की उपाधि थी। इस एकराट की उपाधि को धारण करने के लिए इसने कौशल, शूरसेन, पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती, अश्मक सभी महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया, यहां तक कि कलिंग पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया। कलिंग को इसने जीता था और कलिंग को जीतने का इसका जो उल्लेख मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां से मिला है? कलिंग यानी उड़ीसा से मिला है और इसको लिखवाया था कलिंग के राजा खारवेल ने। कलिंग के राजा का नाम क्या था? खारवेल। इसने इसको लिखवाया था। तो इस कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने किसको जीत लिया था? कलिंग को जीत लिया था और इसने वहां कलिंग में नहर भी निकलवाई थी। ठीक है, एक नहर का निर्माण भी कराया था। किसने? महापद्मनंद ने। तो महापद्मनंद के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। महापद्मनंद एक शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करता था, यानी ये इसकी जो जाति थी वो कौन सी थी? शूद्र। ठीक है, इसको शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न माना गया है। ठीक है, पुराणों में से क्या माना गया है? शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न, यानी शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। इसका नाम उग्रसेन मिलता है, कली का पुत्र इसे कहते हैं, दूसरा भार्गव या दूसरा परशुराम इसे कहते हैं, सर्वछत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला इसे कहते हैं। अब इसे सर्वछत्रांतक क्यों कहते हैं? क्योंकि अवंती की जो दूसरी राजधानी थी महिष्मती, अवंती की दूसरी राजधानी कौन सी थी? महिष्मती। उस महिष्मती पर शासन था ह वंश का। ये है वंश जो था इसका ही 27 बार नाश किया था परशुराम जी ने। पढ़ते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को, 27 बार क्षत्रिय विहीन किया था। तो वो पूरी धरती के क्षत्रियों को नष्ट नहीं किया था परशुराम जी ने, वो केवल महिष्मती का जो है वंश था इनके राजाओं को 27 बार पराजित किया था। अब आप ये भी सोचेंगे कि जब एक बार पराजित कर दिया और उनको मार दिया तो फिर नए क्षत्रिय वहां से कैसे पनपे? क्योंकि इन्होंने एक शपथ और ले रखी थी कि स्त्री और बच्चों को ये नहीं मारते थे। तो जब उनके पिता मर जाते थे तो जब उसके बाद जब दोबारा से वो वंश उत्पन्न होता था, उनके बेटे उत्पन्न होते थे, बड़े होते थे, तो वो दोबारा से ये सभी जो पूरा वंश था ये पापी था एक तरह से। इसलिए इनको 27 बार ये है वंश को समाप्त करना पड़ा। इस है वंश को दूसरा जो शासक था जिसने समाप्त किया वो महापद्मनंद था, इसलिए इसको दूसरा भार्गव या दूसरा परशुराम की उपाधि दी गई, दूसरे परशुराम की संज्ञा दी गई। किसको? महापद्मनंद को। वैसे ये कैटेगरी से शूद्र था। ठीक है, नाई जाति का था, धनवान था और कंजूस था। इसने अपनी सीमाओं को व्यास और सिंधु नदी तक फैला दिया था। मोस्टली व्यास नदी तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी, जो व्यास जो सिंधु की सहायक नदी है वहां तक इसकी सीमाएं पहुंच गई। यानी इसने भारत का पूरे दक्षिण भारत तक, इधर पूर्वी भारत तक, इधर हिमालय की तलघटी तक और इधर व्यास नदी तक पश्चिम में, यहां तक इसका पूरा राज्य था। इसीलिए इसको एक राट की उपाधि इसने धारण की, यानी पूरे संपूर्ण भारत का एक ही स्वामी, एक छत्र स्वामी था। ठीक है, इसलिए इसको किसकी उपाधि मिली थी? एक राट की उपाधि मिली थी। ये जो नंद वंश हुआ, थोड़ा सा यहां समझेंगे, जो नंद वंश था इसमें टोटल जो राजा हुए वो 9 राजा हुए थे।
इसलिए इनको नवनंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवनंद कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें टोटल 9 राजा हुए, जिसमें से एक था महापद्मनंद और इसके अलावा 8 राजा और इस वंश में हुए थे। इन 8 राजाओं में सबसे छोटा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको धन एकत्रित करने का बड़ा शौक था और वो बहुत ज्यादा धन एकत्र करता रहता था, और धन एकत्र करने के कारण ही उसका नाम पड़ा धनानंद। क्या नाम पड़ा था? धनानंद नाम पड़ा था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम समझेंगे इस धनानंद के बारे में। तो यहां पे जो नंद वंश है उसमें टोटल 9 राजा मैंने आपको अभी बताए। तो इन 9 राजाओं में जो सबसे पहला था वो आपके महापद्मनंद था, और उसके बाद 9 राजा हुए, उनमें एक राजा हुआ घनानंद या धनानंद, जो भी है एक ही बात है। इस धनानंद या घनानंद को कहा जाता है अग्रेमीज। अब इसे अग्रेमीज किसने कहा? यूनानी लेखक कर्टियस ने। यूनानी इतिहासकार था कर्टियस, इसने इसका नाम दिया अग्रमीज। अग्रमीज क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो पिता था उसका नाम था उग्रसेन, और उग्रसेन का बेटा होने के कारण यह कहलाया अग्रसेन, और इस अग्रसेन को यूनानी भाषा में क्या कहा गया? अग्रमीज कहा गया। ठीक है, थोड़ा समझेंगे कि मैंने आपको बताया था महापद्मनंद का नाम क्या था? उग्रसेन था। अब हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में एक आपके वो होता है प्रत्यय, जिसे अपत्यवाचक प्रत्यय कहते हैं, जो अगर किसी के पीछे जुड़ता है तो वो संतान की उत्पत्ति की बात करता है। कि उग्रसेन में आ जुड़ा तो अग्रसेन, अग्रसेन का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र, क्योंकि संतान उत्पत्ति की बात कर रहा है। तो उग्रसेन का पुत्र, उग्रसेन का पुत्र होने के कारण अग्रसेन कहलाया, और अग्रसेन को यूनानी लेखकों ने अग्रेमीज लिखा, इसलिए धनानंद या घनानंद अग्रेमीज के नाम से जाना गया। अब मैंने आपको बताया था कि महापद्मनंद बहुत शक्तिशाली हुआ था, जिसके पास पूरा क्षेत्र था, व्यास नदी तक उसकी सीमा फैली हुई थी, इधर कलिंग तक उसकी सीमा फैली हुई थी। कलिंग ये था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की, और कलिंग से ये जिनसेन की प्रतिमा भी लाया था। जो महापद्मनंद था ये कलिंग से किसकी प्रतिमा लाया था? जिनसेन की प्रतिमा। इस बात का उल्लेख कौन करता है? इस बात का उल्लेख करता है जो हाथी गुंफा अभिलेख है, उसमें खारवेल लिखवाता है। खारवेल इस जिनसेन की प्रतिमा को बाद में मगध से दोबारा कलिंग लेके जाता है। ठीक है, तो इस चीज उल्लेख कराता है वो। उसके बाद जब धनानंद राजा बना तो धनानंद के समय की कंडीशन ये थी कि पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से यूनानियों का एक बड़ा मोर्चा भारत पर आक्रमण के लिए आ रहा था। उस बड़े मोर्चे का जो सेनाध्यक्ष था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और उनका जो अधिपति था उसका नाम था सिकंदर यानी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये सिकंदर के समकालीन, अगर हम बात करें कि सिकंदर के समकालीन भारत का शासक कौन था, तो जो धनानंद था ये सिकंदर का समकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनेगा 322 ईसा पूर्व में। कब बनेगा? 322 ईसा पूर्व में। और नंद वंश का जो शासन चलेगा वो चलेगा 344 से 323 ईसा पूर्व तक। और सिकंदर का आक्रमण हमारे यहाँ 326 में हुआ था। 326 में उसका एक युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीज का युद्ध, और 323 बीसी में तो सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, यानी वो धनानंद का ही समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी एग्जाम में करके नहीं आना है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी आक्रमण हुआ था जो सेल्यूकस निकेटर का हुआ था। ठीक है, सिकंदर का नहीं हुआ था। तो जो धनानंद था ये काफी धनवान था, ये भी धनवान था, और इसके पास इतनी संपत्ति थी कि इसने गंगा जो नदी है उसकी तलहटी में उस संपत्ति को यानी स्वर्ण की मुद्राओं को जमीन के अंदर गाड़ दिया था। इतना धन था इसके पास कि उस धन को ही इसने छिपा दिया। लेकिन इसने जो धन वसूला था वो अवैध प्रकार से वसूला था। अवैध यानी कि जनता पर अत्याचार किए और अत्याचार कर करके धन वसूला। यहां तक कि ये पेड़ों से निकलने वाली गोंद तक पर टैक्स लगा देता था। अब सोचिए आप, पेड़ों से लगने वाली गोंद पर टैक्स लगा दिया इसने चमड़े पर टैक्स लगा दिया कि अगर कोई पशु मर जाता है, अगर उसका किसी ने चमड़ा उतार लिया तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? तो इस प्रकार से टैक्स इसने लगा दिए थे। तो जनता बड़ी इससे घृणित हो गई, जनता इससे बड़ी परेशान हो गई। लेकिन इसके कुछ सहयोगी थे जो बड़े बुद्धिमान थे। इसके अमात्य थे, इसके अमात्यों का नाम था शक्टार और राक्षस।
इसके अलावा एक और था स्थूलभद्र, ठीक है, ये इसके अमात्य हुए थे। सक्टार और स्थूलभद्र जैन धर्म से संबंध रखते थे और राक्षस ब्राह्मण था, ठीक है। अगर मैं इसके सेनापति की बात करूं धनानंद के, तो उसका नाम था भद्दसाल, भद्दसाल या भट्टसाल, ठीक है, ये इसका सेनापति था। इनके माध्यम से ये अपना शासन प्रॉपरली चला रहा था। अच्छा, धनवान था, तो धनवान होने के कारण मगध जो था अब वो उन्नत होने लगा, ठीक है, उन्नत होने लगा। मगध शिक्षा का एक केंद्र धीरे धीरे बनता जा रहा था। लेकिन धनानंद की कुछ ऐसी नीतियां अंतिम समय में शुरू हुई जिनसे मगध का एक तरह से पतन होने लगा था, क्योंकि ये क्या करता था, धन का लालच में ये शिक्षा वगैरह पे ध्यान नहीं देने लगा, ठीक है। तो धनानंद को जब पश्चिमोत्तर से आक्रमण हो रहे थे, जब सिकंदर का आक्रमण पश्चिमोत्तर से हो रहा था, इधर से आक्रमण हुआ, खैबर दर्रे से एंटर हुआ था सिकंदर भारत में, तो इधर से जब आक्रमण हो रहे थे तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो तक्षशिला में एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। वो चाणक्य गए मगध, क्योंकि इस समय तक संपूर्ण महाजनपदों पर किसका अधिकार था, केवल गांधार और कंबोज को छोड़ दे तो मगध का अधिकार था। तो मगध का राजा पूरे भारत का एक छत्र राज्य करने वाला था। तो उससे कहा कि आप मगध के स्वामी हो, भारत पर किसी विदेशी आक्रांता का आक्रमण हुआ है तो आपको सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये जो धनानंद था, इसने कहा कि उसमें तो मेरा धन खर्च होगा, भाई आप युद्ध लड़ेगा किसी से तो युद्ध लड़ेगा तो उसमें सेना पर पैसा तो खर्च होगा ना। और आपको पता है धनानंद तो कंजूस, इसको तो पैसा खर्च करना नहीं। इसलिए चाणक्य इसकी नीति से बड़ा क्रुद्ध हो गया, बड़ा परेशान हो गया। उसने एक छोटे बालक चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी कहानी मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, बस इतना बता रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लिया, तक्षशिला ले गया, वहां पे प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण मोस्टली जो दिया गया वो इस धनानंद से के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, जिनको इसने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था और उनको कहीं दूर भेज दिया था अपने राज्य से, काला पानी की एक तरह से सजा दे दी थी, उन लोगों से भी चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण इसने दिलाया था चाणक्य ने। तब जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 में, जब यहां से सिकंदर का आक्रमण टल जाता है, सिकंदर वापस चला जाता है, सिकंदर के वापस चले जाने के बाद धनानंद पर यह आक्रमण करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व में इस पर आक्रमण करता है। और इनके इस युद्ध में धनानंद पराजित होता है और पराजित होने के बाद संभवतः या तो ये मारा जाता है या ये भारत छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से इस नंद वंश का अंत हो जाता है। तो नंद वंश का अंत किसने किया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार, कंबोज, इसके अलावा कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्रों पर कंट्रोल किया और भारत की सीमाएं जो अंग्रेज भी तय नहीं कर पाए, अंग्रेज भी उतनी बड़ी सीमाएं नहीं अर्जित कर पाए जितनी बड़ी सीमाएं, जितना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था। तो हम यहां पे इतना समझेंगे कि शिशुनाग वंश और नंद वंश, हमने दो वंश आपको पढ़ाए, इन दोनों वंशों में कुछ राजा हुए। और इससे पहले एक मैंने जो आपको एक राजवंश पढ़ाया था जिसका नाम था आपके हर्यंक वंश, उसमें भी राजा हुआ। तो इनके कुछ उपनामों को मैं यहां देख लेता हूं कि कई राजाओं के यहां पे उपनाम मिले, तो मैं इनको एक साथ आपको बता देता हूं कि किस राजा का उपनाम क्या था। तो सबसे पहले एक राजा आया था जिसका नाम था बिंबिसार। इनका शासनकाल भी बता देता हूं। इसका शासनकाल था 544 से 492 बीसी, ठीक है। और इसका उपनाम था श्रेणिक और क्षेत्रोजस, इसके दो उपनाम थे। उसके बाद इसका बेटा राजा बना जिसका नाम था अजातशत्रु, जिसका शासनकाल था 492 से और 460 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, जिसका जो है उपनाम रहा था कुणिक। इसके बाद राजा बना आपके उदयन, जिसका कोई उपनाम नहीं था। उदयन के बाद नागदर्शक बना जिसका कोई उपनाम नहीं था। फिर शिशुनाग राजा बना, उसका भी कोई उपनाम नहीं था। फिर राजा बना कालाशोक, कालाशोक जिसका शासनकाल था 394 से 366 बीसी और इसका उपनाम था काकवर्ण, ठीक है। इसके बाद राजा बना कालाशोक के बाद कई राजा आए थे, 9 राजा आए थे। 10वां राजा था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का भी कोई उपनाम नहीं था। फिर राजा बना महापद्मनंद, महापद्मनंद जिसका शासन था 344 बीसी के बाद,
अब कितना शासन रहा, लगभग इसका शासन माना जाता है 18 वर्ष के आसपास, लेकिन कितना था कंफर्म नहीं कह सकते। तो महापद्मनंद था। महापद्मनंद के कई नाम मिलेंगे, उग्रसेन नाम मिल जाएगा, भार्गव नाम मिल जाएगा, दूसरा भार्गव कहा गया, सर्व छत्रांतक इसका नाम मिल जाएगा, छत्रांतक। इसके अलावा इसको एकराट कहा गया, एकराट, ठीक है, ये सारे इसके उपनाम मिल जाएंगे। इसके अलावा कली का पुत्र कहा गया, कली का पुत्र, ठीक है। इसके बाद जो राजा बनेगा वो उसका नाम था धनानंद या घनानंद। तो धनानंद या घनानंद था, उसका शासनकाल लगभग 335 के बाद रहा और 323 बीसी तक इसका शासन रहा धनानंद का। और इसका जो उपनाम मिलेगा वो मिलेगा अग्रेमीज। आपसे पूछ सकता है कि अग्रेमीज किसको बुलाया जाता है, तो वो धनानंद को बुलाया जाता है। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य बाद में नाम आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, वो थोड़ा बता देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 से इसका शासन शुरू होता है, और इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन जो है उपनाम मिलेगा वो मिलेगा सेंड्रोकॉट्स, सेंड्रोकॉट्स, कॉप्ट्स और एंड्रोकॉप्ट्स, ठीक है। ये इस तरह से इनके उपनाम मिल जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपनामों से ज्यादातर प्रश्न इसमें कर लिया जाता है। तो आज हमने आपको पढ़ाया था एक तो शिशुनाग वंश को और दूसरा आपके नंद वंश को। शिशुनाग वंश की राजधानी प्रारंभ में वैशाली को बनाया था, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र बनी। इनकी भी राजधानी, नंद वंश के राजाओं की भी राजधानी पाटलिपुत्र रही। लेकिन जो नंद वंश था इसका भारतीय इतिहास में एक बड़ा महत्व रहा। बड़ा महत्व यह रहा कि इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र अर्जित किया। ये भारत के सबसे धनी राजवंशों में से एक थे। यानी ये सबसे ज्यादा अगर धनी राजवंश अगर आपसे कोई पूछता है तो सबसे ज्यादा पैसे वाला जो राजवंश था वो नंद वंश था। चूंकि ये कंजूस प्रवृत्ति के थे इसलिए इनके पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, और इनके पास इतना पैसा इकट्ठा था कि इनको गंगा नदी की तलहटी में उसको छिपाना पड़ा था। इतना पैसा इनके पास अर्जित हुआ था, लेकिन उस पैसे का उपयोग इन्होंने जनता के ऊपर नहीं किया था। जनता को कोई सुविधाएं नहीं दी, जनता से केवल धन बटोरा था। इसलिए जनता इनसे कुपित हो गई, और कुपित होने के बाद उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने ताकतवर राजवंश को नष्ट कर दिया, समूल नाश कर दिया। हालांकि उसमें चाणक्य जैसे बुद्धिमान महापुरुष का बड़ा योगदान रहा, और चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की बदौलत ही इस वंश का नाश हो चुका। अब आप ये समझें, भारतीय इतिहास से हम ये सीख सकते हैं कि हम कितने भी बड़े पद पर बैठें, लेकिन हमें नीति और जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। कल को आप भी बड़े पदों पर पहुंचेंगे, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आप जब बड़े पदों पर बैठेंगे और यदि आप जनता की भावनाओं के अनुकूल काम नहीं करते हैं तो आपका पद जो है, जैसे आपने अभी एक सुना होगा अगरतला का एक डीएम जिसने एक ब्राह्मण को शादी के दौरान थप्पड़ मारा था, तो वो एक गलत कार्य था, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया। तो कोई कितने भी बड़े पद पर पहुंचे, अगर वो नीति विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जो नंदवंश को भी भुगतनी पड़ी। नंदवंश का नाश हुआ, और किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन राजाओं के कुछ उपनाम पढ़ लेंगे। बिंबिसार को श्रेणिक और क्षेत्रोजस कहा गया, अजातशत्रु को कुणिक कहा गया, कालाशोक को काकवर्ण कहा गया, महापद्मनंद को उग्रसेन, भार्गव, कली का पुत्र, सर्वछत्रांतक और एकराट कहा गया, जो इसकी महत्वपूर्ण नाम एकराट मिलेगा आपको। इसके अलावा ये सारे नाम आप याद रखेंगे। अग्रेमीज किसे कहा गया? धनानंद को कहा गया। कौन सा शासक सिकंदर के आक्रमण के समकालीन था? तो आपको जवाब देना है, धनानंद था। धनानंद के सेनापति का नाम क्या था? भद्दसाल या भट्टसाल था। धनानंद के अमात्यों का नाम क्या था? सक्टार और आपके क्या नाम था? राक्षस। ये दो नाम थे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन से शासक ने व्यास नदी तक अपनी सीमाओं को फैलाया, तो वो महापद्मनंद था जिसने व्यास नदी तक सीमाओं को फैलाया। कौन से शासक ने अवंती पर अधिकार किया और भरूच बंदरगाह तक अपनी पहुंच बनाई? तो वो शिशुनाग था, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपको सिखाए हैं। किस बौद्ध संगीति में दो भागों में बट गया, ठीक है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, तो ये आपको मैंने बताया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह मैंने आपको करा चुका हूं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।